नमस्कार दोस्तों, आज हम खान सर के हिस्ट्री के पीडीएफ लेक्चर 10 मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए जाने मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए, जो निम्नलिखित हैं: इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पहलव, पार्थियन, कुषाण यानी ISPK। इंडो ग्रीक हिंदू यूनानी, इनका क्षेत्र हिंदुकुश पर्वत के समीप का बैक्ट्रिया प्रांत था, अतः इन्हें बैक्ट्रियन शासक भी कहते हैं। हिंदू यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे। प्रथम चरण डेमोट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीत लिया और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल यानी सियालकोट को बनाया और मेडेट्रियस वंश की स्थापना की। डेमोट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। अगला शासक मिनांडर बना। इसने भी शुंग राज्य पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांडर अर्थात मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्नों में मिलती है। इनमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के बड़ौच नामक स्थान से मिला है, जो एक बंदरगाह स्थल है। मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। हिंद यवन के अंतिम शासक हेलियोक्लीज थे। द्वितीय चरण में इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक आंतिआल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भाग्रव्रत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। हेलियोडोटस भागवत धर्म यानी विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा यानी वेश नगर के गरुड़ध्वज अभिलेख बनवाया। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। यूक्रेटाइडिस वंश के अंतिम शासक हार्मियस थे। हिंदू यूनानी की विशेषता। ये यमन से आकर भारत में बस गए थे। इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। भारत में पहली बार चित्र युक्त एवं लेख युक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया, जिसे ड्रम कहा जाता है। यह खरोष्टी भाषा में लिखे गए थे। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना आरंभ किया। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यूनानियों के द्वारा यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इस शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई। शक वंश या सिथियन वंश 90 BC। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सिथियन थे। ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची वंश यानी कबीला वालों में मध्य एशिया से भगा दिया था। कबीला वालों ने इन्हें मध्य एशिया से भगा दिया था। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। शकों ने भारत में
उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे: कंधार यानी अफगानिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान, मथुरा यूपी, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना मेउस के द्वारा किया गया। मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया था। उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया। नासिक में शक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया। मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक 57 बीसी में पराजित कर दिए थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 57 बीसी विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन वंश को गौतमीपुत्र सप्तकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों से मिलती है। इन सिक्कों पर एक तरफ नहपान की आकृति तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सप्तकर्णी की आकृति बनाई गई थी। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाए थे। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार अपने अधिकार सुविशाख द्वारा करवाया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलब्ध में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्कों को रूपक कहा गया। शक शासकों ने 72 ईसा पूर्व ईसा में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर यह सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। विक्रम संवत इसे मालवा शासक विक्रमादित्य फोर्थ ने 57 ईसा पूर्व प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ दिया जाता है। इस कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 + 57 2006 कहलाता है। शक संवत इसे कनिष्क ने 78 ईसा में अपनी राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईसा बाद आया है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपना लिया गया। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में से 78 वर्ष घटा दिया जाता है। शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष के अंतर होता है। विक्रम संवत शक संवत हिजरी कैलेंडर यानी मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। पहलव या पार्थियन वंश मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहलव थे। ये ईरान या फारस या पारसिया के थे, जिस कारण इन्हें पार्सियन कहा गया। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर को बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदोफर्निस थे, जिनका उल्लेख पाकिस्तान के तख्त-ए-बही अभिलेख में मिला है। यह खरोष्ठी लिपि में है। इनके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत
आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कुषाण वंश मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाले अंतिम शासक कुषाण वंश थे। ये मध्य एशिया अर्थात चीन तुर्किस्तान के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्रीय मध्य एशिया के अनु दरिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक माना जाता था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। ये शैव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण उनके सिक्के से मिला है। इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कडफिसस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल का आकृति मिली है। अगला शासक भीम कडफिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की। इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था, तो दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृतियां बनी थी। अर्थात कुषाण वंश की सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे। इन्होंने 78 ईसा में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत आरंभ किया। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा यानी मंदूसा को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षापात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया। कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व को कहने पर कश्मीर के कुरुवंश में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में करवाया। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ सात उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी की गई। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान महायान। कनिष्क महायान शाखा को मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चीन में हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। चरक ने चरक संहिता लिखा। ये वैद्य अर्थात डॉक्टर थे। नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की गई है, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। वसुमित्र नामक विद्वान के महाविभास सूत्र की रचना किए, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए थे। इन्हें सोने की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को काकीड़ी कहा जाता था। मथुरा से कनिष्क के सिक्के का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलीप बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती आरंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालियस ने मानसून की खोज की। मानसून अरबी भाषा का एक मौसिम से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्क के शासन काल में मूर्ति निर्माण कला में काफी विकास हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संधारामविहार का निर्माण करवाया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है।
105 ईसा में लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इनके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता है। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता है, जबकि उत्तर भाग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता है। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। से शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता था जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यांगत्झेन ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी छंगआन से पश्चिम में रोम तक जाता है। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क टैक्स लेता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। तो ये रहा आज का लेक्चर 10 मौर्योत्तर काल। नमस्कार। इससे आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश यानी गुप्ता पीरियड। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।